नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी में हमें किस किस प्रकार के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, उन इकोसिस्टम के कौन कौन से फैक्टर होते हैं और उन इकोसिस्टम पर प्रकाश, आर्द्रता और जो हवा होती है, इन सब के क्या क्या प्रभाव होते हैं और इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द है, इसका क्या मतलब है। देखिए, इकोलॉजी जो इंग्लिश का शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा में दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक है ओइकोस और एक है लोगोस। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है घर या हाउस। ठीक है, जो हमारे रहने का स्थान होता है, चाहे वो घर हो, जंगल हो, उसका जो अर्थ है वो निकाला जाता है ओइकोस से। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो होता है, वो जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, जीवधारी और जो ओइकोस का मतलब क्या था, उनके रहने का स्थान। तो जीवधारी और उसके आसपास का उसके जो रहने का स्थान है, उसके जो आवास हैं, उनके बीच में क्या संबंध होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, इनका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले 1868 में रीटर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और एक और वैज्ञानिक हमें देखने को मिलते हैं, उनका नाम है ऑर्नेस्ट हैकल। ऑर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने जो पारिस्थितिकी शब्द है उसको परिभाषित किया, उसकी एक डेफिनेशन दी, और उसकी डेफिनेशन देते हुए इन्होंने लिखा कि जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ जीवों का जो अंतर संबंध होता है, इसका एक संपूर्ण अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे रहने के स्थान के बारे में। तो पर्यावरण के वे सभी कारक जो कि पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करते हैं, उनको हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स में शामिल करते हैं। ठीक है, ये मेनली हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक है अजैविक कारक और एक है जैविक कारक। देखिए, अजैविक कारक में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करेगी। तो एक होगा तापमान, एक होगी आर्द्रता जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, या फिर प्रकाश, हवा और वहाँ की जो भू आकृतिक है वो कैसी है वो भी हमें प्रभावित करेगा, साथ ही साथ मिट्टी। ये हो गए अजैविक या एबायोटिक कारक। दूसरे होते हैं जैविक कारक। अब जैविक कारक में हम इस प्रकार से रखते हैं कि हमारे जितने भी आसपास के जैविक जीव हैं, जो भी जैविक वस्तुएं हैं, वो भी आपस में एक दूसरे से संबंध बनाएगी, और उन जीवों के बीच में जो संबंध बनेगा वो संबंध भी हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसमें जो जीवों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन हम जैविक कारक के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम अजैविक कारकों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें तापमान की। तो देखिए, तापमान का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन पर, हमारी जीवन शैली पर। तो ताप का प्रभाव जीवों की जो रचना होती है और जो जैविक क्रियाएं होती है, साथ ही साथ जो प्रजनन होता है, उस पर भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करें इस फैक्ट की, तो जो दैनिक क्रियाएं होती है, डेली की हमारी जो प्रोसेसेस होती हैं, उनके लिए औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आवश्यक होता है। तापमान के कारण पौधे में जो अनुक्रियाएं होती है, जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को तापकालिका या फिर थर्मोपीरियोडिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की। तो देखिए, आर्द्रता क्या होती है, तो हमारे वायुमंडल में जितनी जलवाष्प उपस्थित होती है, उसकी मात्रा को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। अब आर्द्रता जो होती है, इसका सीधा संबंध होता है वाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से कैसे होगा, क्योंकि कम आर्द्रता अगर रहेगी हमारे वातावरण में, तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और आर्द्रता अगर ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तो तीसरा फैक्टर है लाइट या प्रकाश। देखिए, प्रकाश के द्वारा पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और सभी जीव जो होते हैं ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर पौधों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, कुछ जीव तो पौधों से ही सीधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वो भी उन्हीं जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं जो कि अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश जो होगा वो सभी जीवों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन बनने की जो शुरुआत होगी वो प्रकाश से ही होती है। ठीक है, पौधों में प्रकाश की मात्रा जो होती है, इसके गुण जो होता है, इसकी जो समयावधि होती है कि कितने टाइम के लिए यहाँ पर प्रकाश मिल रहा है,
इसी के आधार पर पौधों में गति होती है, इनके बीज जो होते हैं वो भी इसी के आधार पर विकसित होते हैं। अंकुरण जो होता है बीजों का, साथ ही साथ जो श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाएं जो होती है ये प्रकाश पर डिपेंड करती है। ठीक है, नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे फैक्टर की। तो चौथा फैक्टर है हवा या वायु। वायु जो होती है ये मुख्य रूप से जो भूमि का अपरदन होता है, भूमि का कटाव होता है, उसमें अपनी भूमिका निभाती है। साथ ही साथ जो परागण की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक फूल से परागकण निकलकर दूसरे फूल तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो पूरी होती है, इसमें भी वायु की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो बीजों का प्रकीर्णन होता है उस पर भी वायु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है भू आकृतिक या टोपोग्राफिक। देखिए किसी स्थल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, वहाँ पर भूमि का ढलान कैसा है, साथ ही साथ वो स्थान अगर खुला है या बंद है तो उसका भी प्रभाव उस क्षेत्र की जो वनस्पति होगी और जो वहाँ के जीव होंगे उनके जीवन पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें मृदा या सॉइल की। देखिए मृदा या सॉइल जो होती है ये डायरेक्टली वनस्पतियों को प्रभावित करती है। ठीक है, वनस्पति की जो संरचना होती है वो वहाँ की मृदा की संरचना, ठीक है, वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें किस प्रकार से वायु का आदान प्रदान है, साथ ही साथ मृदा में जल की जो उपस्थिति होती है, इन सबसे काफ़ी अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, तो वनस्पतियों का जो जीवन होता है वो मिट्टी से सीधे सीधे प्रभावित होता है। चलिए अब हम बात करें जैविक कारकों की। तो देखिए जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर जो होते हैं ये एक स्थान के जितने भी जीवधारी होते हैं इनके आपसी संबंधों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी वहाँ पर जीवधारी हैं उनके बीच में आपस में किस प्रकार के संबंध है, इसी को बोलते हैं हम जैविक कारक, और इसी के आधार पर वहाँ पर जो जीवधारी होंगे उनका जीवन इस पर प्रभावित होगा। ठीक है, सबसे पहला संबंध हमें देखने को मिलता है सहजीवन या सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक इस प्रकार का संबंध होता है, इसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, परस्पर लाभकारी संबंध होता है, जैसे कि कवक और शैवाल के बीच में जो लाइकेन बनता है। ठीक है, कवक और शैवाल मिलकर जो लाइकेन बनाते हैं वो एक सिम्बायोसिस का उदाहरण है। इसमें कवक और शैवाल दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। दूसरा संबंध हमें देखने को मिलता है सहजीविता या कॉमनसेलिज्म। सहजीविता जो संबंध होता है, इस प्रकार के संबंध में एक जीव तो ऐसा होगा जिसको ना तो लाभ होगा ना ही उसको हानि होगी। ठीक है, वो तो यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, जबकि जो दूसरा जीव होता है वो क्या होता है, वो लाभ में रहता है, जैसे कि अधिपादप या एपिफाइट्स। ठीक है, अधिपादप जो होता है ये एक प्रकार का प्लांट्स होता है। अधिपादप इस प्रकार के पौधे होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, और ये जो बड़े पौधे होते हैं उनकी शाखाओं में जो मिट्टी जम जाती है, जो कोटर होती है, उन कोटरों में या फिर शाखाओं की जो मिट्टी होती है उन पर ये उगते हैं। अब इससे बड़े पौधे को कोई नुकसान तो नहीं होता, पर छोटे पौधे को यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उसको हम सहजीविता या कॉमनसेलिज्म बोलेंगे। तीसरा संबंध हमें देखने को मिलता है परजीविता या पैरासाइटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि कवक, जीवाणु, विषाणु। कवक, जीवाणु, विषाणु इस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि दूसरे जीव पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। चौथा संबंध हमें देखने को मिलता है परभक्षण या प्रिडेशन। इस प्रकार का जो संबंध होता है इसमें एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरीके से भक्षण कर लेता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जानवरों में जो शेर होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे जीव को पूरी तरीके से खा जाते हैं। साथ ही साथ पौधों में अगर देखें तो पौधों में भी हमें एक घटपर्णी देखने को मिलता है जो कि दूसरे जीवों को पूरी तरीके से खा जाता है। अब बात करें पांचवें संबंध की, तो पांचवें संबंध है मृतोपजीविता या फिर सेप्रोफाइटिज्म। मृतोपजीविता इस प्रकार का संबंध है, इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सड़े गले पदार्थों पर या फिर जो मरे जीव होते हैं, जो जीव मर जाते हैं उनके शरीर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंगस। ठीक है, तो ये थे हमारे बायोटिक फैक्टर। चलिए अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो देखिए किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा वहाँ पर जो अन्य जैविक समुदाय है इनके बीच में क्या संबंध है, इस पूरे संबंध को हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है इसको सबसे पहले टांसले नाम के वैज्ञानिक ने 1935 में दिया था। ठीक है, मेनली हमें दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम। नेचुरल में कौन कौन आएंगे, जैसे कि वन हो गया, वन एक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, मरुस्थल भी एक इकोसिस्टम है, तालाब, समुद्र, ये सब अपने अपने अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है। अब बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल में एक बगीचा हो सकता है जिसको हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं, किसी खेत की फसल हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए इकोसिस्टम में भी हमें मेनली दो प्रकार के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जैविक कंपोनेंट, एक होते हैं अजैविक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें हम शामिल करते हैं पौधों को और जंतुओं को। ठीक है, पौधे और जंतु जो होंगे ये हमारे जैविक घटक होंगे और जैविक घटकों को हम मेनली दो भागों में विभाजित करेंगे। एक होंगे इसमें उत्पादक जो कि प्रोड्यूसर होंगे और दूसरे होंगे उपभोक्ता या कंज्यूमर। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्पादक या प्रोड्यूसर की। तो देखिए उत्पादक या प्रोड्यूसर जो होंगे इसमें हम मेनली हरे पौधों को शामिल करेंगे। हरे पेड़ पौधे उत्पादक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं बनाते हैं और ये क्या करते हैं अपने भोजन बनाने की प्रोसेस में जो साधारण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये फूड चेन में जो आगे आने वाले जीव हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टिड्डा, मेंढक, इनके लिए ये भोजन के रूप में कार्य करता है। तो एक प्रकार से हमने देखा कि जो हरे पौधे हैं ये एक प्रकार से भोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे प्रकार की, तो दूसरे हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो होते हैं ये जैविक घटकों में वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पर जो उपभोक्ता होंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर वर्ग में रखा जाता है और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो प्रोड्यूसर होते हैं उन पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। अब उपभोक्ताओं को हम निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में केवल हम उन जीवों को रखते हैं जो कि शाकाहारी जंतु हैं और जो भोजन के लिए डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन पर ये डिपेंड करते हैं। जैसे कि हिरण, खरगोश, गाय, बकरी जो कि शाकाहारी जंतु है और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनको ये डायरेक्टली अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन पौधे से या फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार की जो श्रेणी होगी इसमें हमें मांसाहारी तथा सर्वाहारी दोनों प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, जैसे कि मानव, मेंढक, भेड़िया, बिल्ली। ठीक है, मानव जो है वह तो डायरेक्टली पेड़ पौधों को भी खा सकता है, ठीक है, घास फूस भी खा सकता है, साथ ही साथ जो बीच के मांसाहारी जीव हैं उनको भी ये खाने का काम कर सकता है। तो ये दोनों प्रकार का कार्य कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा रहा है और जो प्रोड्यूसर है उनको भी खा ले रहे हैं। तो इस प्रकार के जीव कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये फूड चेन में सबसे ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें वे जंतु शामिल होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं और ये केवल और केवल मांसाहारी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, बाज, इस प्रकार के जीव जो कि ओनली मांसाहारी होते हैं, इनको हम तृतीयक उपभोक्ता में शामिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फूड चेन देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये होंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? एक ग्रास होपर खा रहा है, ठीक है, जो कि घास खाता है। इसके बाद मेंढक जो कि इस ग्रास होपर को खा रहा है। इसके बाद सांप आ जाता है जो कि मेंढक को खाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो बाज आ जाता है जो कि सांप और मेंढक इनको डायरेक्टली खा सकता है। तो इस प्रकार से ये फूड चेन कार्य करती है। ठीक, अब जैविक घटकों में हमें एक और प्रकार देखने को मिलता है, वो होते हैं अपघटक या डिकम्पोजर। कहीं कहीं पर इन डिकम्पोजर को जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उसी में शामिल कर लेते हैं और कहीं कहीं पर डिकम्पोजर या अपघटक को अलग से एक टाइप के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम बात करें अपघटक की, तो अपघटक में उन जीवों को हम शामिल करते हैं, ये वे जैविक घटक है जो कि अपना जीवन निर्वाह अधिकांशतः जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं उनके मरे हुए शरीरों से प्राप्त करते हैं। इसी कारण अपघटक को मृतोपजीवी या फिर सेप्रोफाइट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। जब कोई कंज्यूमर या फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उससे अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं अपघटक या डिकम्पोजर। इनका काम क्या होता है? ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक से शरीर बना है उसको क्या करता है, ये साधारण यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होगा कि जो साधारण यौगिक है उनको प्रोड्यूसर जो होंगे वो फिर से यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और फिर से ये फूड चेन में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अपघटक ने क्या किया, जटिल यौगिकों को सिंपल यौगिकों में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
अब हम बात करें अजैविक घटकों की, तो देखिए अजैविक घटकों में अनेक तरह के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को हम शामिल करते हैं, जैसे कि पानी, प्रकाश, हवा, मिट्टी। अब इसमें अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर अजैविक घटकों में शामिल होते हैं। साथ ही साथ हमें जलवायु कारक भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पानी, प्रकाश, हवा, मिट्टी, ये सब जो होते हैं ये अजैविक घटकों के जलवायु कारक होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलता है कि अजैविक घटकों की वह मात्रा जो किसी समय पर एक स्थान पर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं निश्चित अवस्था या स्टैंडिंग स्टेट। इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला है कि एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पाई जाने वाली अजैविक घटकों की मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अजैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक से जैविक और जैविक से अजैविक घटकों में बदलते रहते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जैविक पदार्थ अजैविक बन जाते हैं और फिर से वही अजैविक पदार्थ जैविक बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं खनिज चक्रीकरण या मिनरल सर्कुलेशन। ठीक है, या फिर इसको बायोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।